शुरुआत होती है। सफ़र में मुसीबत आए तो हौसले को थकान होती है और अपने हौसले को थकने मत देना मेरे दोस्तों, क्योंकि इसी हौसले से एक दिन आसमान में उड़ान होती है। नमस्कार, मैं निखिल फिर से नेशनल यूथ सिम्पोजियम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जुड़े हैं उस्मान अहमद जी, जिनको सिविल सर्विसेज का काफ़ी अनुभव है और चूँकि जहाँ तक आप जानते हैं कि साक्षात्कार के लिए जो अभ्यर्थी जा रहे हैं, उनके लिए ये हम लोगों का छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों का सफलता आपको मिले। इस हम लोग आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत है, तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे साथ उस्मान अहमद जी। उस्मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। चूंकि आप जानते हैं कि अभी जो परिवेश चल रहा है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो हाल ही में रिजल्ट आया है मेंस का, उसके बाद जिन लोगों को इंटरव्यू कॉल आया है, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा, मैं आपको सीधे प्रश्न से ही शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहले उन लोगों का क्या अपना खुद का व्यू होना चाहिए, या उन लोगों को सबसे बड़ी पहली अपनी क्या तैयारी करनी चाहिए? इंटरव्यू की शुरुआत के दौरान आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो इंटरव्यू के दौरान जब आप जाते हैं तो छोटी-छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ आसानी होगी। उसमें सबसे पहले इंटरव्यू का जो पार्ट रहता है वो रहता है आपका परिधान। कि लोगों अभ्यर्थियों के बीच में इस बात को लेके बड़ा चिंता रहती है कि किस तरीके का कॉन्शियसनेस रहती है, किस तरीके के परिधान पहना जाए, किस तरीके से कपड़े पहने तो जाएं। और कपड़े हमेशा, क्योंकि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में आपके विचारों से अवगत सामने वाला बाद में होगा, लेकिन जो आपकी अपीयरेंस है, सामने वाला आकर्षण, अगर सामने वाला आप दिलचस्पी पैदा कर पा रहे हैं तो आपके विचारों की तो बात बाद में आती है, लेकिन आपका पहले तो आप अच्छे लगने चाहिए तो और आप ऐसे लगने चाहिए कि हाँ डिसेंट लग रहे हैं, सिंपल लग रहे हैं, सोबर रहे हैं। तो लड़कों के लिए ऐसा परिधान होना चाहिए जो सिंपल हो। तो अगर इंटरव्यू की बात करें, चूंकि अभी अपनी मध्य प्रदेश की बात एमपीपीएससी है, तो एमपीपीएससी में सबसे पहले तो लड़कों के लिए परिधान क्या हो, लड़कियों के लिए परिधान क्या हो। तो लड़कों के लिए, जैसा कि मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था, है ना, तो इसका ये रहा था कि आप पैंट है तो पैंट आप नेवी ब्लू में पहन सकते हैं, ब्लू में पहन सकते हो, और उसके अलावा शर्ट जो है वो स्काई ब्लू वगैरह में ले सकते हो, या ग्रे में आप पैंट ले सकते हो, या फिर अपन देखते हैं कि व्हाइट शर्ट वगैरह भी ले सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा ऐसा परिधान रहे कि बहुत ज्यादा सा चटकीला बिल्कुल ना हो और उसका कलर थोड़ा सा डिसेंट लगे। डिसेंट, और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आप पे सूट करे मतलब वो कलर जैसा भी आप चॉइस करें, लेकिन वो आंखों पे चुभे ना, थोड़ा सा अच्छा लगे। हाँ, थोड़ा सा सिंपल हो, लाइट हो। हाँ जी, लाइट हो। इसके साथ कोशिश ये रहनी चाहिए कि लाल कलर का, रेड कलर का और ब्लैक कलर का ना पहना जाए, क्योंकि वो एक प्रकार से सही इंडिकेशन नहीं देता। शूज आपको ब्लैक पहनने हैं, शूज एकदम सिंपल होने चाहिए, सिंपल लेस वाले होने चाहिए, नुकीले वाले नहीं होने चाहिए, नुकीले वाले नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा जो टाई है, टाई आपकी, तो टाई में आपका वो मोट चौड़ी वाली आती है, चौड़ी वाली टाई को आपको नहीं करना है। नुकीले मतलब कि हमारे यहाँ शादियों में ज्यादा चलते हैं मध्य तो प्रदेश उस तरीके से आपको इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, शादी के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात मीडियम वाली, जो कि आपकी थोड़ा सा जो बेल्ट रहेगा हल्की सी उसी के इर्द गिर्द उसकी वो होनी चाहिए, और सिंपल सा बेल्ट होना चाहिए ब्लैक कलर का, है ना। और अगर टाई लगा रहे हैं आप तो ठीक है, अगर नहीं आपको सूट कर रही है कि आप उसको नॉट बांध नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप उसको बांध के जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप इनकन्वीनियंट हैं, आप उसको कैरी नहीं कर पा रहे हैं, मत पहनिए। और अगर आप फिजिक आपकी ठीक ठाक है, आप उसमें सहज हैं, तो आप ब्लेजर पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं और फिर जा सकते हैं। और शूज जो है तो शूज आपके ब्लैक कलर के सिंपल होने चाहिए, है ना, और क्लीन शेव होके जाएं। और अगर आप दाढ़ी कोशिश करें कि मत ही, हाँ, क्योंकि आजकल अभी चलन में है, आज फैशन में कोशिश करें चलता है कि बियर्ड रखने का, तो चूंकि एक ये रहेगा। और इसके अलावा लड़कियों के लिए है तो लड़कियां साड़ी पहन सकती हैं, और जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है तो सूट भी पहन सकती हैं, सूती का, सूती की साड़ी हो। और हाँ, मतलब जो भी ओवरऑल के सिंपल रहे। और इंटरव्यू का पहला यही रहता है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोग होते हैं कि भाई कपड़े और किस तरीके से पहने और क्या करें। तो इस टाइप से ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा आपका अनुभव बताया है। अच्छा, एक चीज और आ जाती है कि ये जो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म जो आता है इंटरव्यू से पहले, उसको फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और उसको किस तरीके से भरना चाहिए, तक क्योंकि लास्ट में सबसे पहले आपका जो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म जो आता है उसी को वो बोर्ड के सामने आता है, तो उसमें क्या सावधानी रखें और किस तरीके से उसमें उसको फिल करें?
जो भी उसमें कॉलम दिए गए हैं, सबसे जी। पहले तो उसकी जानकारी को ध्यान से पढ़ें आप, उस जी। जानकारी को ध्यान से पढ़ें, और जो मार्कशीट में आपका नाम दिया गया है, सरनेम दिया गया है, जी। उसको आधार बना के आप अपनी, जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ को आप कक्षा 10 की जो मार्कशीट रहेगी उस जी। मार्कशीट से मिलाकर करें, और जो भी नाम दिए गए हैं आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें, कब अच्छा। आपकी पासिंग हुई है उस पासिंग का। इसके अलावा कुछ ऐसा देना पड़ता है कि कब पास आउट हुए हैं, आपका रोल नंबर क्या था, कक्षा 10 में क्या था रोल नंबर, इसमें क्या है, जी, सब्जेक्ट जी। कौन कौन से थे, उन सब्जेक्ट का आप अपने सामने रख लें मार्कशीट, और उसके जी। आधार पे भरते जाएं, है ना। और जब भी आप फाइनल उसको कर लें, पहले आप पेंसिल से भर लें उसको, जी। पेंसिल से भरने के बाद, क्योंकि गलतियां बहुत होती हैं जी, हाँ आपको, जी, है ना, हाँ बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज आप निकलवा लें। जी। मल्टीपल कॉपीज निकलवाने के बाद क्या है कि आपको मॉक वगैरह भी देंगे जहाँ जी, पे भी, जी, तो वहाँ जी, पे भी काम आ जाएगा। और बिल्कुल। इसके अलावा आप जब फाइनल भर लें तो इस बात की पुष्टि हो जाए कि हाँ ये फाइनल है मेरा, तो जी। आप किसी अपने वरिष्ठ और सीनियर से उसकी जांच करवा लें कि भाई प्लीज बिल्कुल। इसका क्रॉस वेरिफिकेशन तो कर दो कि कहीं कोई जी। माइन्यूट मिस्टेक तो नहीं है जी, उसमें, जी, जी। या अगर ऐसा लग रहा है कि सीनियर हैं हाँ, या तो कोई ये मार्गदर्शक सीनियर है से तो हाँ। अनुभवी पे कर जी। सकते हैं। ये तो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म हो गया, जिसको हमें सावधानी पूर्वक जी। इसको भरना है और सीनियरों से विवरण करनी। अच्छा, दूसरी इसमें क्या-क्या हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या फॉर्म को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, या इससे रिलेटेड ही पूरा इंटरव्यू इसके बेस्ड ही होता है? दो फॉर्म होते हैं, एक जी। अनुप्रमाण फॉर्म जी, रहता है, अनुप्रमाण। दूसरा आपका जो फॉर्म रहता है वो रहता है व्यक्तिगत विवरण फॉर्म। जी। आपका किसी भी अभ्यर्थी का जो इंटरव्यू रहता है जी। वो उस व्यक्तिगत विवरण फॉर्म पे ही इर्द आधारित गिर्द रहता है, बिल्कुल। उसी पर जो एक एक जी। जानकारी जो दी जा रही है उस एक एक जानकारी पे आपको काम करना है। आप देखेंगे ये व्यक्तिगत विवरण फॉर्म ऐसा है, उसी में जी। ये व्यक्तिगत विवरण फॉर्म है ये वाला। उसके आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फॉर्म के साथ साथ आपका एक अनुप्रमाण फॉर्म भी रहता है, तो वो दोनों आपको भरने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले रहता है, इसमें से कॉलम है तो आवेदन क्रमांक है, तो उस आवेदन क्रमांक को आप ध्यान से भरिएगा। पंजीयन क्रमांक है तो जो भी आपका रोल नंबर हो या पंजीयन क्रम हो तो उसको भरिएगा। साक्षात्कार की तिथि आप मत भरिएगा, वो भरेंगे। और उसके अलावा विज्ञापन क्रमांक है तो जो विज्ञापन क्रमांक है तो उसमें से आप देखेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे, तो वो भरना है आपको। इसके अलावा अपन देखते हैं परीक्षा का नाम है तो परीक्षा का नाम जिस आधार पे नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जैसे अपन देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 का आप दे रहे हैं तो वो आप उसमें भरेंगे। तो ये कुछ आसानी है, चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, क्योंकि ये व्यक्तिगत विवरण फॉर्म है, इसी पर आप आधारित आपका इंटरव्यू कंडक्ट जी। होगा। स्टार्ट, ये तो सामान्य सी जानकारी। बिल्कुल। अब ध्यान रखने वाली चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी हैं परंतु बहुत ध्यान रखने वाली। जी, जी, जी। स्टार्ट होगा आपके नाम से। आपके नाम का अर्थ क्या है, उसका पर्यायवाची क्या है। अगर आपका मान लीजिए आपका नाम निखिल है, जी। निखिल आपका नाम है तो निखिल का मतलब क्या होता है, निखिल के पर्यायवाची क्या होते हैं। जी। निखिल से संबंधित कोई ऐसा व्यक्तित्व है राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिसने भारत का नाम, है ना, देश विदेशों में नाम कमाया है ना। मसलन उदाहरण लेते हैं कि जी। भाई आपके नाम से कोई निखिल सचान लेखक है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। बड़े ही नई हिंदी को लेकर उनका बड़ा काम है। जी। तो अगर लेखक हैं, कोई संगीतकार हैं, कोई पॉलिटिशियन हैं, कोई ऐसे हैं जिन्होंने एक हाँ। बड़े इन्फ्लुएंस किया है, युवाओं को इन्फ्लुएंस, तो बिल्कुल। उनकी जानकारी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद बात आती है, ये तो नाम हो गया, उसके बाद फादर का नाम आता है। जी। तो फादर के नाम, मान लीजिए कि आपके फादर का नाम महेश शर्मा है, जी, जी, जी। तो महेश का मायने क्या होता है, उसकी पर्यायवाची आपको, उनसे जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं अगर जी। हैं तो उनका, अगर आपके क्षेत्र में कोई मंदिर है जो जी। मान लीजिए शंकर जी जी, का जी, पर्याय जी। है, तो शंकर जी का पर्याय, तो मध्य प्रदेश में शंकर जी का कहाँ कहाँ मंदिर है। जी, जैसे मैं जी। दमोह का हूँ जी, तो जी। वहाँ पे दमोह में जागेश्वर नाथ का मंदिर है, जी, तो वो जी, आपको जी। पता होना जी, चाहिए। जी, जी। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा रीजनल से क्वेश्चंस बनते हैं मुझे जहाँ तक, जैसे आप जहाँ से हैं जी जी वहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, या उसकी कितनी कैसी जानकारी रखना चाहिए जिस रीजन से आप आते हैं, या जिस क्षेत्र से या डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से आप जी, आते हैं, तो वहाँ की किस तरीके से जानकारी हमें रखना चाहिए, पूरे भौगोलिक स्तर पे या उसके ऐतिहासिक स्तर पे, जी। किस तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं? हाँ, कर इसको सकते आप हैं उसको? कैटेगराइज कर सकते हैं, जी। क्योंकि इस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो एक जनरलाइजेशन हो जा रहा है, जी। उसमें आप थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड कर सकते हैं, जी। क्लासिफाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप सामाजिक स्तर पे देख लें, जी। आर्थिक स्तर पे देख लें, राजनीतिक स्तर पे देख लें, बिल्कुल। और सांस्कृतिक स्तर पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको, बिल्कुल। क्योंकि संस्कृति जो रहती है तो संस्कृति और भूगोल एक दूसरे का अपन देखते हैं कि पूरक बने रहते हैं। जहाँ का भूगोल जैसा रहता है वहाँ की संस्कृति भी वैसी हो जाती है। अच्छा। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कल्चरली, तो कल्चर जो है कि आप
मध्य प्रदेश के निवासी होने के हम्म। कारण ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि कम से कम आपको गृह जिले की जानकारी, आपको अपने गांव की जानकारी, बिल्कुल। आपको उस राज्य की जानकारी तो एक सामान्य व्यक्ति से तो अधिक ही होगी, है ना? बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। आपकी, तो ये अपन देख लेंगे कि पिता का नाम हो गया। जी। उसके बाद अपन आएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ पे। जी। डेट ऑफ बर्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, वो आपके लिए होता है। जी। अगर देख लें कि उस दिन कोई ऐसा दिवस पड़ रहा है जी। ना, मान लीजिए कि भाई 2 फरवरी आपका दिवस है, दिवस। आपका जन्म तिथि है, तो 2 फरवरी किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपको पता होना चाहिए कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड्स डे मनाया जाता है उस दिन। बिल्कुल। और वर्तमान में पर्यावरण को लेके कितनी सारी मुहिम चलाई जा रही है हाँ। ना? उस आधार पे किसके द्वारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता मनाया है? जाता है। उसके लिए विद्र आर्द्र भूमि, जैसे अपन देखते हैं कि उससे जुड़ी हुई मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, तो जी। उस, है ना, उसकी बात अपन कर सकते हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में विश्व आर्द्र भूमियों के लिए काम किया जा रहा है। पर्यावरण पर क्या सकारात्मक प्रभाव आर्द्र भूमियों के होते हैं? आर्द्र भूमियां ऐसे क्षेत्र होते हैं जलीय, कम उथले और गहरे उथले वाले जो क्षेत्र हुआ करते हैं, जो अपन देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। जहां जहां आर्द्र भूमियां रहती हैं, तो उदाहरण के तौर पे आप बता सकते हैं ना, तो वो सन अगर मान लीजिए आपका 91 में, है ना? जी, जी, जी। 91 में आपका जन्म जन्म है, हुआ। या फिर मान लीजिए कि अभी मैंने 2 फरवरी बताया, अब मैं जी। 24 जुलाई बता दूंगा आपको जी, जी। कि 24 जुलाई 1991 या 1992 में मेरा जन्म है। तो 24 जो जुलाई है वो भारत के इतिहास में कोई विशेष योगदान देती है। आप देखेंगे कि 24 जुलाई 1991-92 में आप देखेंगे तो तब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी, बिल्कुल। एलपीजी लाई जी, गई जी, थी, जी, है ना? जी, जी। तो वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, मतलब सन हाँ, का हाँ। जो आपका सन उसकी है, जैसे पृष्ठभूमि डेट ऑफ थोड़ी-सी बर्थ, पता होना हाँ, चाहिए डेट ऑफ आपको, बर्थ में जो सन आप हाँ। जिस वर्ष आपका जन्म हुआ है, हाँ, हाँ। उसमें उसका क्या पृष्ठभूमि थी, पृष्ठभूमि। उसमें क्या ऐतिहासिक महत्व क्या हाँ, था हाँ। उसका, और पूरा मतलब उसका जो हाँ, मतलब ऐतिहासिक महत्व से वो लेकर बता के सकते हैं उसमें आप। क्या उसमें बदलाव हुए थे उस सन में, और क्या राजनीतिक राजनीतिक उथल-पुथल क्या थी? जी, जी, अर्थव्यवस्था जी। किस दौर से गुजर रही थी? ऐसी क्या आर्थिक स्थिति बन गई थी कि हमें एलपीजी करने की जी, जी, जरूरत जी, पड़ी जी। थी? हाँ, तो मतलब वही सन का महत्व और रखें कोशिश और करना उसका- कि जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन है, उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है कि इसकी जी। टर्मिनोलॉजी है, छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजी है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि अच्छा उदारीकरण का मतलब होता क्या है? जी, जी। प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का, चूंकि अभी अपन देख रहे हैं जी कि हाँ, जी। निजीकरण की ओर हम बढ़ रहे हम बढ़ हैं, रहे हैं। है ना? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जमाना है अभी, जी, है ना? जी, जी, तो जी। उसका आपको पता होना चाहिए। वैश्वीकरण क्या है? तो उसकी बात पर बता सकते हैं। अच्छा।